हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 26 मार्च के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो आज हमें बात करनी है कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, हम वो देखेंगे। फिर आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें आरबीआई ने बताया है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कितने नेट प्रॉफिट में हैं, हमें कितना डिविडेंड प्राप्त हुआ है, उस पर बात की गई है। इसके अलावा भारत में आरबीआई की रिपोर्ट ने बताया है कि रेमिटेंस का इनफ्लो कौन सा है, कहाँ से रेमिटेंस आ रहा है और वो कौन से राज्य हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी जो आरआरबी और आईबीपीएस का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है और वीडियो के एंड में काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, उन क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है। आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो यूपीएससी फॉर्मेट के क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहने वाला है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं 26 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। हमारे ये जो करेंट अफेयर्स है वो डेली 9 AM पर होते हैं और आने वाले हर एक वन डे एग्जाम्स को कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लिंक को शेयर नहीं किया है तो लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग भी कनेक्ट होकर हमारे करेंट अफेयर्स के साथ जुड़ सकें और अपने एग्जाम को करेक्ट कर सकें। ठीक है, मैं ऐसा आपको आश्वासन दिलाती हूँ या आपको ऐसी श्योरिटी देती हूँ कि डेफिनेटली यहाँ से करेंट अफेयर्स आपको फंस जाएंगे, आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। रीजन इज दैट कि मुझे पिछले 5 साल का करंट अफेयर्स का अनुभव भी है और अभी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अजय सेठ के बारे में। अजय सेठ, इनको रिसेंटली नया फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब हमारा वित्त सचिव बनाया गया है। हमारे देश के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो थे आपके तुहिन कांत पांडे, और तुहिन कांत पांडे 11th नंबर के सेबी के चेयरमैन बन गए हैं, मतलब उनका पोजीशन तो खाली हो गया है और नए फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सीनियर आईएएस ऑफिसर अजय सेठ एज अ नेक्स्ट फाइनेंस सेक्रेटरी और इन्होंने तुहिन कांत पांडे को सक्सीड किया है क्योंकि तुहिन कांत पांडे 11th नंबर के चेयरमैन बन चुके हैं सेबी के। अजय सेठ करेंटली सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में और अभी इनको सेक्रेटरी बनाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके अलावा अजय सेठ इंडिया के ऑल्टरनेटिव गवर्नर भी हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और हमारी जो एशियन डेवलपमेंट बोर्ड का जो गवर्नर है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो निर्मला सीतारमन है और ऑल्टरनेटिव गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे अजय सेठ। क्लियर है? ना बात करते फाइनेंस सेक्रेटरी का रोल। तो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे देश की इकोनॉमी पॉलिसीज को बनाता है, कंट्री की इकोनॉमी के लिए फॉर्मुलेशन और पॉलिसीज बनाने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे देश में जो 1 रुपए के करेंसी नोट्स होते हैं उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011 हमारे देश में 1 रुपी करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते हैं और यहाँ पे 50 पैसा से लेकर 1000 रुपीज तक के पैसा, मतलब 1000 रुपीज तक के जो आपके कॉइन्स होते हैं उनको मिंट किया जाता है अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011। वहीं जो आरबीआई एक्ट है 1934 वो कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट को प्रिंट करता है। 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के करेंसी नोट को प्रिंट किया जाता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉइन किस एक्ट के अंदर मिंट किए जाते हैं तो कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर, और किस एक्ट के अंदर नोट को प्रिंट किया जाता है तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर करेंसी को या नोट को प्रिंट किया जाता है 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक। हमारे देश में पहला जो 1 रुपी का नोट इशू हुआ था वो 1917 में किया गया था और जिसपे सिग्नेचर उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सिग्नेचर थे, तो पहले सिग्नेचर जो पड़े थे वो MS गोवे के पड़े थे। अगर हम बात करते आज़ादी के बाद कहानी क्या थी, तो आज़ादी के बाद पहली बार जो हमारे 1 रुपए के नोट प्रिंट हुए थे और उसमें जो साइन थे 1949 में हमारे देश के उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी के मेनन के साइन देखने को मिले थे।
ठीक है। फिर 1994 में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही थी, तो 1 रुपए के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया, लेकिन 2015 में वापस से इनको रिज्यूम किया गया, जिसमें राजीव महर्षि के साइन किए गए थे। तो याद रखने वाली बात यह है कि 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और हमारे देश के नए फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टाटा मोटर वेलकम विक्की कौशल एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो विक्की कौशल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टाटा मोटर का, जो कि एक बॉलीवुड स्टार आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे टाटा मोटर्स के द्वारा आईपीएल के समय एक कैंपेन की शुरुआत भी की गई है, टेक द कर्व कैंपेन। टेक द कर्व कैंपेन को भी लीड कर रहे हैं विक्की कौशल। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से कवर होता है, और आर्ट एंड कल्चर एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आर के श्री राम कुमार के बारे में। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, और इनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वायलिन। तो एक वायलिनिस्ट है जिनका नाम है आर के श्री राम कुमार, और इनको रिसेंटली संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आर के श्री राम कुमार का रिलेशन किस इंस्ट्रूमेंट से है? आंसर हो जाएगा वायलिन से है। और इन्हें रिसेंटली म्यूजिक एकेडमी कहाँ पर है? म्यूजिक एकेडमी आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। तो म्यूजिक एकेडमी के द्वारा इन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो 15 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में होगी। आर के श्री राम कुमार रुद्र पतनम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि म्यूजिशियन की एक फैमिली है जिनका रिलेशन कार्नेटिक म्यूजिक से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और अवार्ड भी अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि नृत्य कला निधि अवार्ड। तो नृत्य कला निधि अवार्ड एक डांसर है जिनका नाम है उर्मिला सत्यनारायणा, उनको अवार्ड ये दिया जाएगा। संगीत कला आचार्य अवार्ड, तो एक वोकलिस्ट है जिनका नाम है श्यामला वेंकटेश्वरन, उन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है इसका नाम है थाविल। थाविल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है टी आर गोविंद राजन। ठीक है, टी आर गोविंद राजन को यह अवार्ड दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नृत्य कलानिधि अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो डांसर है उर्मिला सत्यनारायण। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत कलानिधि अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आर के श्री राम कुमार। ये दोनों अवार्ड आपको याद रखने हैं। ये दोनों अवार्ड पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वापस से पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है भारती एयरटेल गोपाल विट्टल इलेक्टेड एज जीएसएमए चेयरमैन। ये सेकेंड इंडियन है जिन्हें जीएसएमए का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। गोपाल बिट्टल कौन है? वाइस चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है भारती एयरटेल के। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जीएसएमए का, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वाली एक ग्लोबल बॉडी है। ये सेकेंड इंडियन है आफ्टर सुनील मित्तल जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मोबाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इकोनॉमी में $6.5 ट्रिलियन है 2024 में। नेक्स्ट बात करेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा फर्स्ट फीमेल सीएमडी हैं पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। ठीक है जी, लेकिन इनको रिसेंटली कुछ एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं। तो परमिंदर चोपड़ा एज्यूम एडिशनल चार्जेस एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरईसी लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months ओनली। तो 3 महीनों के लिए आरईसी लिमिटेड की चेयरमैन और एमडी कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा बनी है, जो कि करेंटली सीएमडी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, और ये पहली फीमेल सीएमडी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। नाम है परमिंदर चोपड़ा, इनका नाम एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऑटोबायोग्राफी के बारे में, जो कि सैयद किरमानी जो कि एक क्रिकेटर रहे, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है स्टम्प्ड। ठीक है, स्टम्प्ड आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कपिल देव जी की जो 175 आइकॉनिक 1983 का वर्ल्ड कप है उसके बारे में भी बातें की गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें अजय सेठ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय सेठ के अलावा विक्की कौशल आप याद रख सकते हैं, जिनको टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आर के श्री राम कुमार, इन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। वहीं डांसर है उर्मिला सत्यनारायण, इनको नृत्य कलानिधि अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है।
फिर यहाँ पे गोपाल बिट्टल सेकंड इंडियन है जो कि GSMA के चेयरमैन आपको मिल जाएंगे। परमिंदर चोपड़ा जो है इन्हें एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं एज अ CMD ऑफ REC लिमिटेड। और स्टम्प्ड जो ऑटोबायोग्राफी है वो सैयद किरमानी की आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलो अब हम देश दुनिया की दूसरी खबरों को देखते हैं। यहाँ तक का मैटर क्लियर है तो लिंक को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है जी। देखो होता क्या है, करंट अफेयर्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। 2-4 घंटे तो कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलते। तो जब इतनी मेहनत कोई आपके लिए करता है ना, तो आपको भी मतलब शेयर कर देना चाहिए लिंक। और लाइक बटन पे क्लिक करने पे ना ही GST लगता है, ना ही आपके पैसे कटते हैं, और ना ही आपका टाइम कंज्यूम होता है। सो डेफिनेटली आप लाइक बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टीचर्स को भी ना मोटिवेशन मिलता है कि यार अगले दिन उठ के वापस से करंट अफेयर्स बनाने हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा शेयर करने की हैबिट भी डेवलप कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टेब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन। तो सीनियर सिटीजन कमीशन को स्टैब्लिश करने वाला पहला राज्य बन चुका है केरला। और केरला गवर्नमेंट ने केरला स्टेट सीनियर सिटीजन कमीशन बिल 2025 को पास किया है। ये क्या करेगा, जो हमारे देश के सीनियर मतलब जो केरला राज्य के एल्डरी पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन है केरला स्टेट के, उनके राइट्स को सेफगार्ड करेगा और उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम करेगा। टू सेफगार्ड द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन और इंश्योर रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एल्डरी इन सोसाइटी। इसलिए केरला राज्य पहला राज्य है जिसने सीनियर सिटीजन कमीशन का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया एंड तंजानिया टू co-host the first edition of India Africa Naval Exercise अकामे। अकायमे, तो यहाँ पर अकायमे जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है यूनिटी। तो अकायमे जो एक्सरसाइज है इसका पहला एडिशन होने वाला है। इंडिया और तंजानिया इसे मिलकर को होस्ट कर रहा है और पहला इंडिया और अफ्रीका का नेवल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री आउटरीच इन अफ्रीकन रीजन, इंडिया विल को होस्ट अ मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम अकायमे विद तंजानिया इन द इंडियन ओशियन इन अप्रैल 2025। तो 13 से लेकर 18 अप्रैल तक ये पहला एडिशन आपको देखने को मिलेगा और इसे कंडक्ट किया जाएगा दर एस सलाम पोर्ट तंजानिया में, ठीक है। इसमें इंडिया और तंजानिया के अलावा 10 अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। साउथ अफ्रीका, केन्या, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशियस, सेशल्स एंड मोजाम्बिक, ठीक। तो 10 देशों के नाम याद नहीं रखने हैं, इंडिया और तंजानिया इसको होस्ट कर रहे हैं, बस इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है मुंबई टू होस्ट FATF प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025 मीटिंग। आप लोगों को मैंने पहले भी FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बताया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या आता है, मॉनिटरिंग करना, एक वॉच डॉग है जो देखती है कहीं आपका देश टेररिस्ट फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फंडिंग में इन्वॉल्व होता है तो उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है बाय द FATF। तो FATF की जो प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम की मीटिंग हो रही है उसको इंडिया में होस्ट किया जा रहा है 25 से लेकर 27 मार्च के बीच में। इसे होस्ट करने का काम RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है इन द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे इनॉग्रेट करने का काम FATF की प्रेसिडेंट एलिसा दे एंडा ने किया है। एलिसा दे एंडा जो है वो मैक्सिको से बिलोंग करती हैं और जिसमें RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर की गवर्नर हैं, ये भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। एजेंडा क्या है, तो यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है मतलब किस तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर में जो फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं उनको, इमर्जिंग क्राइम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना और आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म को तैयार करना, ये बेसिक एजेंडाज आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को G7 कंट्रीज के द्वारा 1989 में पेरिस फ्रांस में स्टैब्लिश किया गया था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 2010 में FATF को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशन अनवील वायु। वायु क्या है, तो वायु एक क्लाउड सोल्यूशन है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे देश की जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं, वो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग देशों के क्लाउड सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर भी होते हैं। तो यहाँ पे वायु टाटा कम्युनिकेशन ने तैयार किया है जो कि एक AI पावर्ड क्लाउड सोल्यूशन डिज़ाइन है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है
किसके लिए है? इंटरप्राइजेस के लिए। इसमें 15 से लेके 25% तक आप सेविंग कर सकते हो। ठीक है। अब बातें होंगी यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में। हम रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो फरवरी मंथ है वो खत्म होने वाला है। और फरवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब जुलाई से लेकर अगर आपके दिसंबर तक के पेपर हैं तो डेफिनेटली फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट है। सो फरवरी मंथ की जो बैंकिंग करेंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है वो अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। और एक और सेकेंड मैगजीन भी अवेलेबल है जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे महीने के वन लाइनर्स हैं। ये दोनों प्रोडक्ट आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। और वहां पर अगर आप फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में जाओगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। और फरवरी मंथ का मंथली कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका है, सेपरेट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, public sector banks dividend rises 33% to 27,830 crore rupees in FY24। अब डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। जैसे कि कोई कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है, और कंपनी में कई सारे लोगों के शेयर्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको क्या दिया जाएगा? लाभांश, मतलब डिविडेंड दिया जाएगा। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें भी गवर्नमेंट का क्या होता है? शेयर होता है, तो गवर्नमेंट को भी डिविडेंड मिलता है। तो इसमें कहा गया है कि FY24 में 33% डिविडेंड इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होकर 27,000 करोड़ रुपए देखने को मिल जाएगा। तो रिमार्केबल फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज हुआ है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने 33% इनका डिविडेंड इंक्रीज हुआ है 27,830 करोड़ रुपीज इन द FY24, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है हमारे बैंक्स की वो इम्प्रूव हो रही है। ये बात इसमें मेंशन की है। पिछले साल की तुलना में जो डिविडेंड है वो 32.7%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 33% ज्यादा है। हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और इनका जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया है वो 1.41 लाख करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट। हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको FY24 में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है? 1.41 लाख करोड़ रुपीस का है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इमर्जिंग बैंक है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है डिविडेंड में या सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है नेट प्रॉफिट में वो SBI का है। SBI पूरे टोटल प्रॉफिट का 40% शेयर SBI के पास देखने को मिल जाएगा, और SBI का जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो 61,000 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? SBI का है, और SBI का जो नेट प्रॉफिट है वो 61,000 करोड़ रुपए है। नाउ बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर है? तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 228% से ग्रोथ हुआ है, और पंजाब नेशनल बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 8,245 करोड़ रुपीज है। फर्स्ट नंबर पे PNB है, सेकेंड नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और थर्ड नंबर पे सेंट्रल बैंक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि FY24 में भारत का जो डिविडेंड है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का वो 32.7%, अप्रोक्सीमेटली 33% इंक्रीज हुआ है, और डिविडेंड कितना है? 27,800 करोड़ रुपीज है। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है वो 1.41 लाख करोड़ रुपीज आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको हुआ है? SBI को हुआ है। SBI को 61,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। पंजाब नेशनल बैंक की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है 228%। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रेंथन टाई विथ चेन्नई सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटन। तो गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एसोसिएशन बिठाया है, मतलब टाई अप किया है। यहाँ पे जो टाई अप है वो CSK के साथ 6 सालों के लिए और गुजरात टाइटन के साथ 3 सालों के लिए आपका टाई अप है। CSK का जो टीम है उनके जो हेलमेट्स हैं उन हेलमेट में आपको इक्विटास का लोगो देखने को मिल जाएगा फ्रंट साइड पे। वहीं आपको बैक साइड पे हेलमेट में गुजरात टाइटन के जो हेलमेट्स है उसमें इक्विटास बैंक का लोगो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट सुपर सॉलिड क्रिएटेड फ्रॉम लाइट। तो लाइट का इस्तेमाल करके यहाँ पे सुपर सॉलिड को क्रिएट किया गया है वर्ल्ड में पहली बार। तो इन अ मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू
रिसर्चर्स हैव सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म लाइट इनटू द सुपर सॉलिड, जो कि एक नया फेज मैटर का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सुपर फ्लूइड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी होगी। सुपर सॉलिड क्या होता है या सुपर फ्लूइड क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सुपर सॉलिड एक यूनिक स्टेट है मैटर की, जो कि बिहेव करती है लाइक अ सॉलिड एंड सुपर सॉलिड। इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो विदाउट फ्रिक्शन फ्लो कर सकते हैं। तो विदाउट फ्रिक्शन जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फ्लो हो रहा है, जो क्रिस्टल फ्लो हो रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन, उनको हम सुपर सॉलिड या सुपर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और इसे तैयार किया गया है लाइट की मदद से। ठीक है, किसने तैयार किया है? तो सीएनआर नैनोटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के साइंटिस्ट ने मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट आरबीआई बुलेटिन पे बात करते हैं। आरबीआई मार्च मंथ का बुलेटिन। आरबीआई ने कहा है कि अभी तक हमारे देश में जो इनफ्लो था, मतलब हमारे देश में जो रेमिटेंस आ रहा था, वो अरब कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से सबसे ज्यादा आ रहा था, जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, यहाँ से हमें अधिकतर रेमिटेंस रिसीव होता था। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और यूके और यूएसए ने गल्फ कंट्रीज को ओवरटेक कर लिया है। So US and UK replace Gulf nation as a top source of remittance in India according to the RBI bulletin. यहाँ पे गल्फ कंट्रीज को ओवरटेक करा है यूएसए और यूके ने। तो सबसे ज्यादा जो FY24 में हमें रेमिटेंस मिला है, भारत को जो रेमिटेंस मिला है सबसे ज्यादा, वो यूएसए से मिला है 27.2%, फिर यूएई से 19%, यूके से 10% आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है जहां से हमें रेमिटेंस मिल रहा है। अब वो कौन से स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव हो रहा है? तो महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु, ये टॉप 3 स्टेट्स है जिनको सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई बुलेटिन। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक पेपर पब्लिश किया था। पेपर का टाइटल है चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज रेमिटेंस, इनसाइट फ्रॉम द 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे। इसमें यूएस और यूके का जो रेमिटेंस इनफ्लो है भारत की तरफ, वो इंक्रीज होके बढ़ चुका है। 40% ऑफ टोटल इनफ्लो FY24 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन प्रोफेशनल्स की जो प्रेजेंस है वो अमेरिका में इंक्रीज हो रही है। अधिकतर बच्चे जो है वो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ना कि यूएई और सऊदी की तरफ। यूएई का जो शेयर है वो 27% से ड्रॉप हो गया है यहाँ पे 19.2%। क्लियर है? रीजन क्या है शिफ्ट का? तो इंडिया का जो वर्क फोर्स का माइग्रेशन है वो यूएसए और यूके में हो रहा है फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। इंडियन स्टूडेंट की जो स्टडी है वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी और जो वेजेस है वो स्टेगनेशन हो चुका है, मतलब रुक चुके हैं गल्फ कंट्रीज में। अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है। ट्रांजेक्शन साइज देखेंगे तो 26.6% जो रेमिटेंस है वो अबव 5 लाख रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कल के मतलब 25 मार्च के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। हमने देखा था कि 59th नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, हिंदी राइटर है और पहले पर्सन है छत्तीसगढ़ से। अशोक सिंह ठाकुर को नया चेयरमैन बनाया गया है इंटेक का। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जीआई टैग जैगरी को पहली बार बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं मिजोरम के एंथ्रियम फ्लावर को पहली बार एक्सपोर्ट किया जा रहा है सिंगापुर। इरडई ने 5 मेंबर की नई कमेटी बनाई थी, इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। फिर हम लोगों ने एमएसएमई का क्लासिफिकेशन देखा है जो कि 1 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो के लिए 2.5 और 10 है, स्मॉल के लिए 25 100 है और मीडियम के लिए 125 500 है। मतलब अगर आपको डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, तो ऐसी कंपनीज जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ है, उनको हम माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। ऐसी कंपनीज जिनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ है, उनको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहेंगे। ऐसी कंपनीज जिनका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ है, उनको माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। ये जो नई डेफिनेशन है वो 1 अप्रैल से अप्लाई होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एस को लॉन्च किया है। एस एक मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि 2500 से ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड्स की इन्फॉर्मेशन देगा। एचडीएफसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम डिप्लोमेट्स के लिए। कैनरा बैंक पहला बैंक है जिसने ऑनलाइन डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट को लॉन्च किया है। आईएमएफ ने कहा है कि 2025 में इंडिया जापान को और 2027 में इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करके वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा।
इंडिया का जो बायो इकोनॉमी है वो $165 बिलियन है 2027 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% हाइक किया है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी सैलरी और पेंशन में। फिर बायो सारथी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारे देश के बायो स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए। इरी सिल्क फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसे ओइकोटेक सर्टिफिकेशन दिया गया है फ्रॉम जर्मनी। फिर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत हुई है, 6वां एडिशन है। पहली बार शुरुआत नई दिल्ली के बाहर हुई है, कहाँ पे? पंचकुला, हरियाणा में। दिल्ली 28वें नंबर की लेजिस्लेटर बन चुकी है, विधानसभा बन चुकी है जिन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अडॉप्ट किया है। फिर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 खत्म हो चुका है इंग्लैंड में, और मेंस और वीमेंस दोनों कैटेगरी में भारत जीता है और दोनों ही कैटेगरी में इंग्लैंड को डिफीट किया है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला है, विथ रेफरेंस टू द ज्ञानपीठ अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विनोद कुमार शुक्ला पहले पर्सन है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल रहा है फ्रॉम छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी और पहली बार 1965 में ये अवार्ड जी शंकरा कुरूप को दिया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो हर एक कंट्री के राइटर के लिए ओपन है, नहीं, ये केवल इंडियंस को दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है लेकिन पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the new classification of MSME effective from the 1st of April, consider the following statement. The distinction between manufacturing and service enterprises has been abolished. बिल्कुल सही बात है। जब हमारे MSME को क्लासिफाई किया गया था पहली बार 2006 का एक्ट था, तो MSME दो कैटेगरी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में डिवाइडेड थी, लेकिन 2020 के अमेंडमेंट के बाद इसे अबॉलिश कर दिया गया। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको अप टू 2.5 करोड़ रुपीज है, और टर्नओवर जो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए वो 500 करोड़ रुपए है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 100 करोड़ है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये जो इनिशिएटिव है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का इनिशिएटिव है जिसका पर्पस है कि विधानसभा को पेपरलेस करना है। इसके लिए मेघराज 2 क्लाउड प्लेटफॉर्म डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और दिल्ली पहला राज्य है जिसने नेवा को इम्प्लीमेंट किया है। नहीं, दिल्ली नहीं, नागालैंड पहला राज्य है जिसने इसे इम्प्लीमेंट किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है लेकिन पहला दूसरा सही है। The recent IMF projection suggests that India will overtake which of the following economy? 2025 तक जापान को, 2027 तक जर्मनी को, और 2026 तक हम यूके को ओवरटेक करेंगे। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। With reference to the कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, consider the following statement. इसे इंग्लैंड ने होस्ट किया था। मेंस और वीमेंस टाइटल भारत ने जीता है। पहला कबड्डी कप 2019 में मलेशिया में हुआ था। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Consider the following statement regarding the performance of public sector bank in FY24. तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का वो ऑल टाइम हाई 11 लाख करोड़ रुपीज है, नहीं 1.41 लाख करोड़ रुपीज है। ठीक है। SBI का कंट्रीब्यूशन 40% है, सबसे ज्यादा है। नेट प्रॉफिट जो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का है वो कम है 2023 के नेट प्रॉफिट से, नहीं 2023 के नेट प्रॉफिट से ज्यादा है। ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, 1.41 लाख करोड़ रुपीज आपको देखने को मिलेगा। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक ने 29 लाख करोड़ रुपए पहली बार 9 मंथ में कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स एक ऑस्ट्रेलियन रेसर है जिनका नाम है ऑस्कर पिस्त्री ने जीता है। ऑस्कर पिस्त्री किस कंट्री से है? ऑस्ट्रेलिया से है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? आंसर हो जाएगा हरीश टंडन। Which legislator will become the 28th to adopt the national e-Vidhan application? तो दिल्ली is the right answer. Who has been appointed as a new India head of Bank of America? तो बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया हेड बन चुके हैं विक्रम साहू। ऑप्शन नंबर सी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है? 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। सारी बातें याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।